हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 नेम इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। हम इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे फ्रेंड भी है और हमारे फो यानी कि एनिमी। ओके, तो चलिए जानते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी है और हमारे एनिमी भी है। सो एज यू कैन सी हियर द इंट्रोडक्शन पॉइंट इज गिवन। हमें यहाँ पर बताया गया कि हम सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स को देखते हैं, जैसे कि रोज प्लांट, नीम ट्री, मैंगो ट्री एक्सेट्रा। और ऐसे ही स्टूडेंट हम सेवरल एनिमल्स को देखते हैं हमारे आसपास, जैसे कि कैट, डॉग, मस्कीटो, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा। ओके, इनके अलावा भी और भी दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। ओके, और वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते इजीली। हमें उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए उन्हें देखने के लिए। ओके, सो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या फिर माइक्रोस बोलते हैं, क्योंकि इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप की मदद से हमें ये दिख सकते हैं। ओके, सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये काफ़ी ज़्यादा, इनमें से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए बहुत सारे तरीके में, ठीक है। और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिससे डिजीजेस हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट, आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखी है, न्यू टर्म्स आपको दे रखी है, तो आपको हर एक का मीनिंग अच्छे से याद रखना है, हर एक को अच्छे से लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, नेक्ड आई से, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा छोटे होते हैं। जनरली ये सिंगल सेल के होते हैं, यानी कि एक ही सेल से बने होते हैं, या फिर ये चेन या फिर ग्रुप ऑफ सेल से, यानी कि कॉलोनी से बने होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको यूनिसेलुलर भी बोलते हैं, या फिर ये ग्रुप ऑफ चेन से बने होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल से, यानी कि कॉलोनी फॉर्म में बने होते हैं, ठीक है। एंड ये इजीली हम इन्हें देख सकते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम द एयर वन एंड द वाटर वन। ये कहाँ से कलेक्ट होते हैं? हवा से और पानी से कलेक्ट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं स्टूडेंट, दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी। इनमें हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी होती है, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में, और ये सर्वाइव भी करते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट में, ठीक है। सो इसी वजह से ये हवा में भी प्रेजेंट होते हैं, पानी में भी, सॉइल में भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी, आइस कैप्स, मार्शलैंड्स, डेजर्ट, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इवन हमारे घर के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इवन ये हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट फॉर्म में होते हैं, यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के उन्हीं के खाने को खाते हैं, ठीक है, उन्हीं के खाने को कंज्यूम करते हैं, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, हमारे अंदर भी वो रहते हैं, ठीक है, हमारे खाने को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। जनरली उनके जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट, ये कवर्ड होते हैं एक हार्ड आउटर कोटिंग से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरस। ओके, आपको यहाँ पर इनकी इमेजेस भी दे रखी है, आप देख सकते हो। पेनिसिलियम, फर्स्ट इमेज आपको स्टूडेंट दिया है पेनिसिलियम का, जो कि फंगाई ग्रुप से है। नेक्स्ट इज द वायरसेस, नेक्स्ट इज स्पायरोगेरा, जो कि एल्गे ग्रुप से है। ओके, नेक्स्ट वन इज रॉड शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ग्रुप से। नेक्स्ट इज पैरामीशियम, जो कि प्रोटोजोआ ग्रुप से है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल फॉर्म होते हैं, ठीक है, वेयरएज कुछ ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और डिजीज कॉज करते हैं। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उनको हम क्लासिफाई करते हैं इन 2 कैटेगरीज में। एक होते हैं फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं पहले फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, सो ये जो फ्रेंडली वन है ये हम यूज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए और काम के लिए। जैसे कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हम यूज करते हैं दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं इन चीजों को बनाने में, ठीक है। और इनको हम यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग द मेडिसिन बनाने के लिए भी, और उन्हें प्रिपेयर करने में, वैक्सीन वगैरह बनाने में भी ये मदद करते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी मदद करते हैं, क्लीन अप कर देते हैं हमारे एनवायरमेंट को, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये हमारी दही बनाने में, ब्रेड बनाने में मदद करते हैं। फर्स्ट इज द मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो हमने पढ़ा है कि जो मिल्क है वो किस में बदल जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। तो ये जो बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो प्रमोट करता है द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड को। ओके, मतलब वो ही कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। ओके, लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया है। सो व्हेन ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये जब मिक्सड अप हो जाता है अच्छे से दूध के साथ, तो ये मल्टीप्लाई कर जाता है, यानी कि दूध में ये और भी इनकी ग्रोथ होती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड वो फिर सिंपली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दही में, कर्ड में। ओके, फिर जैसे ही कर्ड फॉर्म हो जाता है, इट देन शिफ्टेड टू द कूलर प्लेस, ताकि हम उसका जो ग्रोथ है उसको रोक सके, ठीक है। तो हम इसी वजह से दही जो होती है वो हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर बनने के बाद, जमने के बाद, ओके, ताकि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया के वो खत्म हो सके, रिड्यूस हो सके। ओके, बिकॉज अगर वो ग्रोथ होती गई तो इससे क्या होगा, जो दही है वो बहुत ज्यादा सॉर हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा वो क्या हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी, ठीक है। सो बाय द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है, ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से। सो जो बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द मेकिंग ऑफ चीज ऑल्सो। चीज बनाने में भी बैक्टीरिया का मदद होता है, ठीक है, पिकल्स बनाने में भी, अचार बनाने में भी, और बहुत सारे अदर फूड आइटम्स बनाने में। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन। तो ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट, ये आपको खुद परफॉर्म करना है, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट को हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज एंड केक बनाने के लिए। ईस्ट क्या करता है, वो शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है और वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रोसेस में, जिसमें ये ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्रीज और केक बनाई जाती है, जिससे जो डो है उनका वो राइज हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। तो ईस्ट की मदद से हम केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स बनाते हैं, जो काफी ज्यादा हल्के और स्पॉन्जी होते हैं। इडली और डोसा जो है स्टूडेंट, वो भी मिक्सचर ऑफ वो क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस ओनली। ओके, तो इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ईस्ट के जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द एयर फर्मेंट, इन द एयर, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं ईस्ट के जो क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। फिर वो क्या कर देते हैं, फर्मेंट कर देते हैं मिक्सचर को, मेकिंग इट सॉर, उसे खट्टा बना देते हैं और फ्लफी बना देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको इमेज भी दे रखा है। Here you can see the maida with yeast powder and the raised maida you can see, and here you can see the image of dosa and idli. Okay. Now the next is कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब इनके क्या कमर्शियल यूजेस हैं। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल में मदद करते हैं, वाइन एंड लैक्टिक एसिड में मदद करते हैं, यानी कि विनेगर में। ओके, ईस्ट एंड सर्टेन स्पीशीज ऑफ फंगाई हो गए, जैसे कि राइजोफस हो गया, एस्पेरगिलस हो गया, जैसे कि एस्पैरागिल्स हो गया, ठीक है। ये हम यूज करते हैं फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए, वाइन के लिए, एंड सर्टेन एसिड्स जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गए, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्शन के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। ओके, काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं ये। Now student, before moving further, there is an activity given. तो ये जो activity है student, this you have to perform by your own and you can take the help of your parent or teacher. Okay. Now here you can see the note is also given. The process of conversion of sugar into alcohol. जो प्रोसेस है जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज द फर्मेंटेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अनदर पॉइंट गिवन, दैट इज बूस्ट योर ब्रेन। लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। जो लुइस पैस्चर है उन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर कर दिया था कब, 1857 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक
कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इन मेडिसिन का, इनकी मदद से मेडिसिन बनाई जाती है और ये जो मेडिसिन है ये मदद करते हैं, बीमारियों को रोकते हैं और उनको मार देते हैं, जो भी ग्रोथ ऑफ डिजीज है उनको मार देते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे वाले बुरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स है स्टूडेंट्स, इनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द ग्रोइंग ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम। ओके, तो दीज एंटीबायोटिक्स आर देन मेड फ्रॉम फंगी। किससे बना होता है, फंगाई से बना होता है या फिर बैक्टीरिया से बना होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट नाउ इट इज सेइंग दैट एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑरियोमाइसिन आर ऑप्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया ओनली। कहाँ से ऑप्टेन है, ये बैक्टीरिया से ही ऑप्टेन है। ओके, पेनिसिलिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिन नोटाटम। ओके, पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से ऑप्टेन है, फंगस पेनिसिलिन नोटाटम से ऑप्टेन है। एंड जो ईस्ट हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो मेडिसिन है उनको बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वो हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द वेरियस प्लांट डिजीज ऑल्सो। ओके, प्लांट की डिजीज को रोकने के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। Here you can see the image of capsules and tablets which are made by the help of the microorganisms only. Okay, now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. In 1929 Alexander Fleming discovered the penicillin. Okay, तो किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब किया था, 1929 में किया था। ठीक है, now another point is given, remember first point, एंटीबायोटिक्स जो है उनको हमें तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर ने एडवाइस किया हो। ठीक है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स जो है वो लाइक अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो अननेसेसरली अगर हम एंटीबायोटिक्स को लेंगे तो इससे जो बेनिफिशियल जो अच्छे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में वो भी मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें जब जरूरत होती तभी हमें एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, वरना नहीं। ओके, और डॉक्टर की एडवाइस पे लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ एनी पर्सन, जो भी कोई पर्सन है वो एंटीबायोटिक्स को लेता है उस समय जब उसको जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। इससे ड्रग जो है वो कम इफेक्टिव हो जाती है व्हेन ही माइट नीड इट इन फ्यूचर। पर ये बताया गया है कि जब जरूरत नहीं होती है एंटीबायोटिक्स की तब उस पर्सन को एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या है कि उनकी बॉडी जो है वो उसमें जो अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एंड बाद में जब फ्यूचर में उनको उस एंटीबायोटिक की जरूरत होगी और वो अवेलेबल नहीं होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फिर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्सीन। वैक्सीन जो एक सोल्यूशन है which contain the disease causing microorganism in a diluted, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में वो होता है and weakened form में होता है। ठीक है, एक disease like the disease causing organism, it may have organisms in living or even dead form में भी हो सकता है organism। okay, so these days as you know कि vaccines जो है वो बहुत ही large scale में बनाई जाती है इनकी मदद से, microorganism की मदद से, ताकि वो protect कर सके humans को, animals को from the several diseases। okay, अब जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, रैबीज, पोलियो, डायथीरिया, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, ये सब प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू, एंड इट हैज बीन पॉसिबल टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम वैक्सीनेशन प्रोग्रामिंग। ओके, तो स्मॉल पॉक्स को पूरी तरीके से हटाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्रामिंग की ही ज्यादा जरूरत हुई। ठीक है, सो वैक्सीनेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट जो लाइक इट इज द प्रोसेस ऑफ इनॉक्यूलेशन और इंजेक्टिंग, मतलब कि जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं किस चीज को तो उसे इनॉक्यूलेशन या फिर इंजेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सो ऑफ अ वैक्सीन इनटू अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में उसे पुट किया जाता है इन ऑर्डर टू डेवलप एक इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए अगेंस्ट द डिजीजेस। ओके, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी वो एबिलिटी है हमारी बॉडी की जो रिकॉग्नाइज कर लेती है उस पर्टिकुलर डिजीज को और उसे डिस्ट्रॉय करती है और एलिमिनेट करती है एक्सटर्नल डिजीजेस को विच आर कॉजिंग अगेंस्ट इट। ओके, सो वैक्सीनेशन जो है एक तरीके से मदद करता है ह्यूमन बीइंग को टू एक्वायर द इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। ओके, वैक्सीन स्टिमुलेट करता है बॉडी को कि वो प्रोड्यूस कर सके कुछ एंटीबॉडीज और उन्हें एक इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट द डिजीजेस फ्रॉम विच अ पर्सन हैज बीन इम्यूनाइज, जिससे वो पर्सन जो है वो इम्यूनाइज हो जाता है। ओके, नाउ हियर इट इज गिवन दैट कॉमनली यूज वैक्सीन हमारे कंट्री में कौन कौन सी, एक है डीपीटी फॉर डायफिथेरिया, देन देयर इज पर्टिसिस यानी कि वूपिंग कफ के लिए है, एंड टिटनस, पोलियो वैक्सीन है। ठीक है, बीसीजी, टाइफॉइड वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन इज देयर। ओके,
एंड एक्सपेंडेड प्रोग्रामिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कवर करते हैं द डिजीजेस टू बी क्योर्ड बाय द वैक्सीन, ठीक है, ये उन डिजीज को कवर करते हैं विच इज क्योर्ड बाय द वैक्सीन ओनली। ओके, जैसे कि आपने कोविड का भी सुना होगा, कोविड की भी वैक्सीन होती है, ठीक है, और वो पूरे मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग को लगाना जरूरी है, अदरवाइज कोविड जो है वो इंक्रीज हो सकता है, फैल सकता है। ओके, now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. Edward Jenner, he discovered the vaccine for smallpox in 1798. किसने डिस्कवर किया था स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन? एडवर्ड जेनर ने, और कब किया था? 1798। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब कैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल है, ये इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, जो कि प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है इन द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इनटू द अमोनिया बाय बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है। सो अमोनिया जो है इट एक्टेड अपॉन अदर बाय द अदर बैक्टीरिया, एंड फिर वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में, एंड नाइट्राइट्स जो है वो इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एंड वो इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। फंगाई जो है स्टूडेंट, वो एक्ट करते हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, लाइक डिकम्पोजिंग देम, एंड इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दे रखा है यहाँ पर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे की पिक्चर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमें क्या करना है? वेस्ट ऑफ प्लांट को कलेक्ट करना है, वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को फ्रॉम द हाउसेज एंड गार्डन। उसके बाद हमें एक बड़ा सा पिट को डिग करना है, ठीक है, और उसमें सभी वेस्ट को हमें पुट कर देना है। फिर इसको कवर करना है पिट को बाय सॉइल से, मिट्टी से। आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि जो वेस्ट है प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के एंड फ्रूट्स के, वो डिकम्पोज हो गए हैं और वो कन्वर्ट हो गए किसमें? मेन्योर में, ठीक है। सो ये कैसे हुआ? ये जो वेस्ट थे प्लांट के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, ये कन्वर्ट हो गए मेन्योर में बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से या माइक्रोब्स की मदद से, ठीक है। तो इनकी मदद से जो होता है, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और एनवायरनमेंट जो एकदम साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डिकम्पोज भी करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, कन्वर्ट करते हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंसेज में, ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेज है देन फिर से इनको कौन यूज करता है? इट इज यूज बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड बैक्टीरिया जो है एक स्कैवेंजर के फॉर्म में भी एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि किस पे एक्ट करते हैं? वो एक्ट करते हैं सीधे डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल एलिमेंट्स में, ठीक है। तो बैक्टीरिया को हम एम्प्लॉय करते हैं टू डिकम्पोज द इंडस्ट्रियल वाटर ऑल्सो, एंड दस हेल्प्स इन सीवेज डिस्पोजल ऑल्सो। सीवेज डिस्पोजल में भी बैक्टीरिया मदद करते हैं, ठीक है, एंड इससे वाटर पोल्यूशन भी कम हो जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को एकदम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो थे अच्छी चीजें, जो मतलब कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारे फ्रेंड है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमी है और हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। सो हियर इज द पॉइंट टॉपिक, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, वो अलग अलग तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। सो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पॉइल भी करते हैं, खाने को खराब कर देते हैं, स्टोर फूड को, क्लोथ्स को, लेदर को, शू को, ठीक है, वुडन मटेरियल को, बुक्स को, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन ह्यूमंस। ओके, तो कुछ ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं पानी के जरिए जो हम पीते हैं, हवा के जरिए जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो जाता है ये विद एन इन्फेक्टेड सिक पर्सन के साथ, जैसे सिक पर्सन से हाथ मिला लिया, ठीक है, तो उससे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये फैल सकता है। ओके, जो कम्युनिकेबल वन होता है, एंड फीजल मटेरियल से भी हो जाता है। फीजल मटेरियल ऑफ अ सिक पर्सन कंटेन मेनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी मदद से फैल जाते हैं, ठीक है। डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड जो है वो भी इनकी मदद से फैलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। एंड रैबीज हो गए, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो, दीज ऑल आर कॉज्ड बाय वायरसेस व्हिच आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके,
आपने देखा होगा कि जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र करता है फ्रॉम द कॉमन कोल्ड एंड जब वो स्नीज करता है, जब वो छींक मारता है, तो देन द अनदर हेल्दी पर्सन तो स्टूडेंट जो दूसरा हेल्दी पर्सन है वो भी कॉमन कोल्ड से अफेक्ट हो जाता है, उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है तो उसके जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑफ द मॉइस्चर वो कैरी करते हैं थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस को, और जो कि हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। और ये वायरसेस जैसे ही एंटर करते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में, लाइक वाई ब्रीदिंग, जब हेल्दी पर्सन उसी हवा में सांस ले रहा होता है तो वो भी लाइक क्या हो जाता है, वो भी इन्फेक्टेड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्ट हो जाता है। सो वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ, इसी वजह से बोला गया है कि हमें हैंडकरचीफ रखना चाहिए जब हम छींक मार रहे हो या खांस रहे हो। ठीक है, ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। ठीक है, वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आपको बताया गया कि जो माइक्रोबियल डिजीजेस होती है ये स्प्रेड होती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। पानी के जरिए हो सकती है, ये हवा के जरिए, खाने के जरिए, या फिर फिजिकल कांटेक्ट के जरिए हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलेंगे। इन बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि कॉमन कोल्ड एक एग्जाम्पल हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट रैबीज और हाइड्रोफोबिया। ये क्या है, काफी ज्यादा ड्रेडफुल डिजीज है विच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बाइट की वजह से हो जाता है ये, स्पेशली जैसे डॉग्स हो गए। ठीक है, विच आर गेट इन्फेक्टेड विद द रैबीज वायरस। रैबीज वायरस हो जाता है अगर डॉग ने किसी ह्यूमन को बाइट किया है तो। ठीक है, सम अदर कॉमन एनिमल्स भी है जो कि ट्रांसमिट करते हैं रैबीज थ्रू बाइटिंग की वजह से, जैसे कि कैट हो गए, कैट बाइट की वजह से, मंकी बाइट, फॉक्सेस, जैकल्स, वुल्व्स एंड मंगूज। ओके, जो पेशेंट है वो सफर करेंगे फ्रॉम रैबीज एंड वो दे मे ऑल्सो डाई। ओके, मर भी सकते हैं वो। ठीक है, पेनफुल डेथ फॉलोइंग रेस्टलेसनेस, मतलब रेस्टलेसनेस हो जाना, चोकिंग, कन्वर्जन्स हो जाना, इनएबिलिटी टू सॉलो, मतलब घूट ना पाना, इवन द लिक्विड ऑल्सो। ओके, एंड चिकन पॉक्स जो है ये भी एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि वायरस की वजह से हो जाती है, नेम लाइक वेरिसेला जोस्टर। ओके, ये जो डिजीज है ये मोस्टली बच्चों में होता है अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स एंड इट इज जनरली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाता है, या क्लोथिंग, एक ही जैसे कपड़ा पहन लेना, ठीक है, वो उसकी वजह से भी हो जाता है, या दूसरे आर्टिकल्स यूज कर लेना जो स्पॉइल्ड आर्टिकल्स थे। ठीक है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन वन। एंड इन सीवियर केसेस ऑलमोस्ट द होल बॉडी जो है वो भी कवर्ड हो जाती है किससे, पूरे रैशेस से, जिसमें लाइक स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी में पूरे रैशेस से कवर्ड हो जाती है बॉडी। एंड जो रैशेस है फर्स्ट वो पहले अपीयर होते हैं कहाँ पर, ट्रंक में, एंड लेटर वो अपवर्ड टू द फेस में और डाउनवर्ड टू द लिम्स में भी चले जाते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ जो स्कैब्स है इट बिगिंस 4 to 7 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रैशेस। रैशेस के अपीयरेंस के 4 to 7 days बाद क्या आ जाते हैं, स्कैब्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया पोलियो के बारे में। पोलियो जो है वो भी कॉज होता है बाय वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस जिसको हम पोलियो वायरस बोलते हैं, उसकी वजह से हो जाता है ये। पोलियो वायरस जो है जब बॉडी में एंटर करता है, ये बॉडी में किसके थ्रू एंटर करता है, खाने के थ्रू या फिर पानी के थ्रू एंटर करता है, एंड अल्टीमेटली ये रीच करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, थ्रू अ लिम्फेटिक सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए एंड ब्लड सिस्टम के जरिए। ठीक है, फिर वहाँ पर ये जो वायरसेस है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मसल्स को कंट्रोल करने में, मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। एंड इससे क्या होता है, जो मसल्स है पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन की वो फेल हो जाती है कि वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को कैरी आउट कर सके। एंड चिल्ड्रन जो कि बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 3 years होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उन्हें पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट डिजीजेस जैसे कि कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गए एंड टाइफॉइड हो गया, ये भी बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होता है। कोलेरा जो है वो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरियम की वजह से कॉज होता है। वंस अगर एक पर्सन कंज्यूम करता है खाना या फिर पानी जो कि कंटेमिनेट था, गंदा था एक जगह से, ठीक है, तो इससे कोलेरा जो है वो कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरियम जो है वो स्प्रेड हो जाता है एंड इट बिगिंस टू मल्टीप्लाई, फिर वो उनकी बॉडी में ही मल्टीप्लाई होने लग जाता है। ठीक है, इनसाइड देयर बॉडी एंड द बैक्टीरिया then begin to interfere, फिर बैक्टीरिया इंटरफेयर करता है विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के साथ एंड वो फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनाइल ट्रैक्ट जो होता है उसको इफेक्ट कर देता है, जिससे विच कंप्राइजेस ऑर्गन लाइक स्टमक को इफेक्ट कर देता है, इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट कर देता है। एंड द सिम्टम्स जो होते हैं कोलेरा के वो क्या होते हैं, वॉमिटिंग होना,
ठीक है, उल्टी आ जाना या फिर एक्यूट डायरिया होना, ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प्स होना, लूज मोशन होना, मस्कुलर क्रैम्प्स होना, मसल्स में दर्द होना, ठीक है। सो पर्सन जो सफ़र करता है कोलेरा से वो या तो स्टूल पास करता है मैनी टाइम्स इन अ डे, यानी कि लूज मोशन होता है बहुत ज़्यादा बार, या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, एंड विच इज़ अकम्पनीड बाय फीवर ऑल्सो, यानी कि फीवर भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है। एंड इससे क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट लगती है, ड्राई टंग हो जाती है उनकी, सनकन आईज हो जाती है, ठीक है, एंड जो आउटपुट ऑफ यूरिन था वो भी बहुत कम हो जाता है। इफ द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये फैटल भी हो सकता है, यानी कि इससे कोई पर्सन मर भी सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जैसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी हम बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया से ही कॉज होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, सो जब जैसे ही ये एक लिविंग बॉडी में एंटर करता है, ये इन्वेड करता है सारे जो भी पार्ट्स है बॉडी के, वहाँ पर वो चले जाता है और टिश्यूज को डैमेज करता है हमारी बॉडी के। लंग्स जो है इसका फेवरेट साइट होता है टीबी का, टीबी इन्फेक्शन का, ठीक है, लंग्स में चल जाता है। इन सम केसेस द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी चले जाता है, लाइक एलिमेंट्री कैनाल हो गया, बोन्स हो गए, ये भी अफेक्ट हो जाते हैं। एंड दस देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, यानी कि खाने का बिल्कुल मन नहीं करना, वेट भी लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि ओवरऑल वीकनेस हो जाती है, और बार बार खांसी आना, ये भी एक उसका लक्षण है। ओके, सो स्टूडेंट जो टाइफॉइड है ये एक बैक्टीरियम जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफॉइड, ठीक है, उससे कॉज होता है। तो इससे क्या होता है, दिस डिस्केस्ड इज वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर कॉमन है चिल्ड्रन के अमंग, एंड अक्रॉस थ्रू आउट द ईयर, एंड अकर्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर अकर होता है। तो जो कंजम्पशन, जब हम कंटेमिनेटेड एकदम खराब खाने को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, या पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, ठीक है, या फिर उसके प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर लेते हैं, या अनवॉश रॉ वेजिटेबल्स को खा लेते हैं, या फ्रूट्स को खा लेते हैं, तो इससे डिजीजेस जो है इजीली फैल जाते हैं। एंड इट लाइक इनडिस्क्रिमिनेट डिफिकेशन होना, यूरिनेशन बाय पेशेंट, ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन थ्रू द सॉइल, वाटर, फूड एंड फ्लाइज, इनकी मदद से ये फैल जाते हैं। ओके, सो वीकनेस, इसके क्या क्या लक्षण है, एक तो वीकनेस, कमजोरी होना, हाई फीवर लास्टिंग फॉर 2 to 3 वीक्स, ओके, बॉडी पेन होना, हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, स्लो पल्स रेट एंड कोटेड टंग होना, ठीक है, ये मेन सिम्टम्स है इस डिजीज के। ओके, और लेटर स्टेजेस में क्या होता है, इस डिजीज में डायरिया जो होता है वो भी होने लग जाता है, अलॉन्ग विद द abdominal discomfort। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डेंजरस, टाइफॉइड 1। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो पेशेंट्स होते हैं टाइफॉइड के, दे मे ऑल्सो डेवलप द कॉम्प्लिकेशंस लाइक अल्सरेशन एंड हेमोरेज, ओके, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ब्लीडिंग होना स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटरनल ब्लीडिंग, एंड डिजीजेस जैसे कि मलेरिया हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, दीज आर ऑल्सो कॉज बाय द प्रोटोजोअन्स विच आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है ये एक ऐसे पैरासाइट है, एंड दे ऑल्सो लाइक कॉजेज द डिजीज कॉल्ड मलेरिया, दे आर द मेन one which cause a disease called malaria। okay, so the parasite जो है वो transmit होते हैं by the bite of the female anopheles mosquito। कौन bite करता है, female anopheles mosquito bite करता है, तब ये transmit होते हैं। and ये जो anopheles mosquito है ये merely act करते हैं as a carrier form, मतलब ये बीमारी को फैलाने वाले carrier होते हैं, carrier of the malaria causing parasite, and ये अपने साथ ले जाते हैं along with the blood सक्ड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड को जब ये सक कर लेते हैं और फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं एक हेल्दी पर्सन में, तब ये बीमारी फैलती है। ठीक है, एंटामोइबा प्रोटोजोआ ये क्या कॉज करते हैं, अमोइबाइसिस और अमोइबिक डायसेंट्री, ठीक है, जो कि कैरेक्टराइज्ड है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन होना, एंड रिपीटेड मोशंस होना, यानी कि लूज मोशन होना। ओके, ट्राइपेनोजोमा प्रोटोजोआ ये कॉज करते हैं डेंजरस डिजीज जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डायरिया एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस आर द इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। ये इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स है एंड इट आल्सो कॉज बाय द प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया और इवन वायरसेस, इनकी वजह से ये होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट डायरिया जो है वो कॉज होता है बाय द सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इकोली एंड शिगेला, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ओके, फूड पॉइजनिंग जो है ये भी इट कैन ऑल्सो लेड टू द डायरिया एंड विच मे बी ड्यू टू सम बैक्टीरिया की वजह से होता है ये, या फिर केमिकल्स की वजह से, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एक्यूट कॉज, मतलब एक्चुअल कॉज किसकी वजह से हुआ है ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ डायरिया स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, ओके, तो उनको पहचानना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि किसकी वजह से हुआ है। ओके,
नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट गैस्ट्रोएंटेरिटिस इज अ डिजीज जो इंक्लूड करता है नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, जिसमें इन विच एन एक्यूट डायरिया जो है वो भी होता है, विच इज अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग, विच इज अकम्पनीड विद वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ मतलब, ठीक है। एंड इट अफेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, ये सभी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करता है, बट द चिल्ड्रन जो कि बिलो 5 years है, ये काफी ज्यादा इफेक्ट होता है इससे, ओके। एंड दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन समर टाइम, कॉमन है समर मंथ में ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्शन का ड्यू टू गैस्ट्रोएंटेरिटिस इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खाना खा लेना, ठीक है, खराब खाना खा लेना या खराब पानी पी लेना, ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है, जनरली बाय फाइको ओरल रूट, ओके, फाइको ओरल रूट की वजह से, मतलब फाइको ओरल रूट के जरिए ये पहुंचता है, ओके। सो पोर सैनिटेशन होना, बैड पर्सनल हाइजीन होना, इसकी मदद से ये इजीली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। देन द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है गैस्ट्रोएंटेरिटिस के वो है अब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ठीक है, एंड इट मे ऑल्सो लेड टू द डिहाइड्रेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दैट कुछ ऐसे फंगाई वाले कॉजेज, फंगाई डिजीजेस है, जैसे कि स्किन डिजीजेस हो गए, जैसे कि रिंगवॉर्म, ओके। अ टाइप ऑफ फंगस जो है वो रहता है बिटवीन द टोज इन ह्यूमंस के टोज में वो रहता है, ह्यूमन के टोज के बीच में, एंड कॉज द टेरिबल इचिंग, और वो टेरिबल इचिंग कॉज करता है, दिस कॉज अ डिजीज नोन एज एथलीटिस फूट, ओके। तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एथलीटिस फूट बोलते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। तो यहाँ पर हमें बताया कि वो डिजीज, वो बीमारियां जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं किसकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, ओके। कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट जो नॉट ओनली कॉज अ डिजीज इन ह्यूमन में ही नहीं करते डिजीज, बट एनिमल्स में भी वो डिजीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया विच कॉजेज द डेंजरस डिजीज इन एनिमल्स, एग्जाम्पल कोलेरा, प्लेग, टाइफॉइड, डायफिथीरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस एंड एंथ्रेक्स, ये सभी बीमारियां एनिमल्स में करते हैं। द पैरासाइट ट्राइपेनोसोमा, ये एक वॉर्म लाइक प्रोटोजोन है, ठीक है, जो कि रहता है कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम ऑफ कैटल में रहता है ये, एंड वाइल्ड एनिमल्स में, एंड ये कॉज करता है डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, उन पे कॉज करता है। माउथ एंड फुट डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस, ठीक है। माउथ एंड फुट डिजीज जो है कैटल में वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है स्टूडेंट। Now, student, before moving further, there is a point given, boost your brain. Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis, which causes anthrax disease. तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस डिस्कवर किया था 1876 में, जो क्या कॉज करता था, एंथ्रेक्स डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब कैसे प्लांट में बीमारियां फैलाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज प्लांट्स में करते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, राइस, शुगर केन, ऑरेंज, इन सब में वो डिजीज को फैलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर हो गया, पोटैटो स्कैब, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ठीक है, ये बीमारियां वो प्लांट्स में फैलाते हैं। अब पैरासिटिक एल्गे जो है, जैसे कि कैपेलरिस, causes disease on plants like tea, coffee, etc. Fungi also causes disease in plant. Example rust of wheat हो जाना, yellow vein, mosaic of okra. Okay, भिंडी, okra मतलब भिंडी, is a plant disease which are caused by a virus. Okay, ये जो diseases है ये क्या कर देते हैं, yield of crops को reduce कर देते हैं, और crops अच्छे से grow भी नहीं हो पाते, healthy भी नहीं हो पाते, और हमें भी crops नहीं मिल पाते अच्छे से. Okay, now the next is food poisoning. अब इट कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल, मतलब जो खराब खाना है अगर हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो हमें बीमारियां हो जाती है बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये ही खाने को खराब कर देते हैं, ठीक है। सो सम माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल कर देता है, बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला एंड अनदर बैक्टीरिया कॉल्ड स्टेफियोलोकोसी, दे कॉजेज द फूड पॉइजनिंग। ये क्या कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। मिल्क एंड फ्रूट जूस जो है वो एकदम खट्टे हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फूड जो है वो भी स्पॉइल हो जाते हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, ओके। फंगाई जो है स्टूडेंट वो मोल्ड में एक्ट करता है विच मेक द फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एंड मोल्ड जो है वो ग्रो करते हैं कहाँ पर, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एंड स्पॉइल कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं।
ईस्ट जो है स्टूडेंट वो ग्रो होता है फ्रूट जूसेस में एंड फर्मेंट कर देता है उनको एंड उन्हें और भी ज़्यादा अनफिट बना देता है पीने के लिए। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगा एंड ईस्ट, समटाइम्स दे ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे खाने में एंड इससे जो खाना है वो पॉइजनस हो जाता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियां हो जाती है और इवन डेथ भी हो सकती है। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज द फूड प्रिजर्वेशन, कि कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर देते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, एंड रॉ जो कच्चा खाना है या पकाया हुआ जो खाना होता है वो इजीली स्पॉइल हो जाता है जब हम इन्हें स्टोर करते हैं कहाँ पर, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस में स्टोर करते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए। ठीक है, मॉइस्चर एंड वार्म जो है वो ब्रीड करते हैं, वो एक मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है माइक्रोब्स का, वहाँ पर वो पैदा होने लग जाते हैं जैसे कि फंगा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, एंड जो कि मॉइस्ट फूड में, गीले फूड में रहते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ये जो स्पॉइल फूड है ये बहुत ही खराब स्मेल उससे आने लग जाती है और बैड टेस्ट और कलर भी उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, सो इसी वजह से हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड को, बिकॉज फूड जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पार्ट है। ठीक है, सो फूड जो है उसको अच्छे से हमें प्रिजर्व करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर में। ठीक है, लेट अस नो अबाउट दैट वन। सो फर्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के जरिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि जो ईडेबल ऑयल्स होते हैं, जो खाने लायक तेल होते हैं, और जो सॉल्ट हो गया, ये कॉमन केमिकल्स है जो हम यूज कर सकते हैं टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब की ग्रोथ को कम करने के लिए। सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ये हम ऐड कर देते हैं किसमें, पिकल्स में, अचार में, ताकि इनका स्पॉइलेज जो है उसे चेक किया जाए कि स्पॉइल अगर हो रहे हैं तो ये पुट कर दिया जाए ताकि वो स्पॉइल ना हो। ठीक है, उसमें कोई फंगस ना लगे। एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोइट आर ऑल्सो कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जिनको हम जैम्स में यूज करते हैं ताकि कोई भी अटैक ना हो माइक्रोब्स का। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट की मदद से कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज दिस कॉमन सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व द फिश को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक। फिश एंड मीट को हम कवर कर देते हैं किसमें, सॉल्ट के साथ हम कवर कर देते हैं ताकि जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो ना हो। एंड सॉल्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स ऑल्सो, अचार के लिए प्रिजर्व करने के लिए, टैमरिंड यानी कि इमली, आंवला, ठीक है, यानी कि गूसबेरी जो हो गया, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ये हम यूज करते हैं शुगर टू प्रिजर्व द जैम, स्क्वैशेस एंड जेलीज, जो भी मीठी मीठी चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज शुगर जो है वो रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को एंड दस शुगर जो है वो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड फिश जो है उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं ऑयल और विनेगर से। ठीक है, ऑयल एंड विनेगर जो है ये स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स का भी चेक करते हैं। ठीक है, उनको बचाते हैं ये। नाउ नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब जैसे ही दूध आता है पैकेट में घर पे आता है, तो हम दूध को क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो लाइक बिफोर इट इज यूज, और फिर उसके बाद उसे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बॉइलिंग जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, एंड बॉइलिंग जो है कॉमन मेथड है दूध को प्रिजर्व करने का, आपने डेली लाइक घर में देखा ही होगा जैसे। ओके, स्पेशली ड्यूरिंग समर डेज में हो गया। मिल्क जो है वो इजीली स्पॉइल हो जाता है जब हम उसे लंबे समय तक ऐसे ही वार्म प्लेस में रख देते हैं और वो फट भी जाता है। ठीक है, सो हमें प्रिजर्व करने के लिए उसे पहले बॉईल करना चाहिए, फिर आफ्टर 3 to 4 आवर्स के बाद हमें उसे फ्रिज के अंदर रख देना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो स्टोरिंग फूड होता है एट अ लो टेम्परेचर, मतलब कि हमें फूड को एकदम लो टेम्परेचर में स्टोर करना चाहिए। आपने देखा होगा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को हम फ्रिज में रख देते हैं इजीली, ओके, जैसे ही आते हैं मतलब, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड होता है ये, विच इज प्रैक्टिस फॉर स्टोरिंग द फूड, स्पेशली कुक फूड जो होता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जो पका दिया जाता है खाना, जैसे रात को पका दिया है तो थोड़ा बच जाता है खाना, तो फिर हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो। ओके, सो जो लो टेम्परेचर है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोक देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एंड मिल्क, जैसे कि मिल्क, आइसक्रीम, ब्रेड हो गए, कंज्यूमेबल फूड, केक्स हो गए, ठीक है, उनको हम स्टोर करते हैं कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर में, ताकि ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट जो मिल्क है स्टूडेंट, इट दैट कम्स इन पैकेट्स, ये जो है स्पॉइल नहीं होते, इज नॉट स्पॉइल। ओके, बिकॉज मिल्क जो है उसको हम अच्छे से पैस्चराइज कर देते हैं एंड वी कैन कंज्यूम, हम कंज्यूम कर सकते हैं पैस्चराइज मिल्क को बिना उसे बॉईल किए। ठीक है, एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, क्योंकि वो फ्री होते हैं हार्मफुल माइक्रोब से। सो ये जो मिल्क है, दिस मिल्क इज बॉइल्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस। ये 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स तक हम बॉईल करते हैं एंड उसके बाद उसे चिल करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को
जिसमें हम प्रिवेंट करते हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, इस प्रोसेस को हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये किसने डिस्कवर किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था लुइस पैस्चर, इन्होंने डिस्कवर किया था एंड हेंस इसी की वजह से उनका नाम, इस प्रोसेस का नाम पैस्चराइजेशन रख दिया था। ठीक है, सो पैस्चराइजेशन प्रोसेस जो है स्पेशली हम यूज करते हैं दूध को प्रिजर्व करने के लिए फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। अब आजकल क्या होता है स्टूडेंट, जो ईडेबल फूड है, खाने लायक जो खाना है और ड्रिंक हो गए, उनको हम स्टोर करते हैं एयर टाइट या फिर गैस फिल कैंस में, टिन्स में फॉर प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे आपने देखा होगा जो कुरकुरे के चिप्स के पैकेट हो गए, अंकल चिप्स पैकेट हो गए, वो एकदम गैस से भरे होते हैं। क्यों? उन्हें बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के, ताकि वो स्पॉइल ना हो। ओके, अब जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, इवन वेजिटेबल्स, उनको हम सोल्ड करते हैं सील्ड और एयर टाइट पैकेट में, ताकि वो बचे रहे फ्रॉम द माइक्रोब्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो कुछ ऐसे राइजोबियम बैक्टीरियम है स्टूडेंट जो इन्वॉल्व होते हैं इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जैसे पल्सेस, दालें हो गई, पीस, ग्राम्स, बीन्स एक्सेट्रा। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है स्टूडेंट, ये रहते हैं कहाँ पर? प्लांट के रूट नोड्यूल में। ठीक है, रूट नोड्यूल में रहते हैं ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एंड सच एज बीन्स एंड पीस। ओके, फिर उसके बाद ये जो फ्री एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ना, उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्रेट्स में। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ओके, प्लांट्स जो है फिर इस नाइट्रेट को यूज करते हैं ताकि वो सिंथेसाइज कर सके, प्रोटीन उन्हें मिल सके। एंड सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ओके, समटाइम्स नाइट्रोजन जो है वो फिक्स्ड होता है थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग की वजह से भी ये फिक्स हो जाता है, बट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है इन द एटमॉस्फेयर वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको इमेज भी दे रखा है अबाउट द रूट्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट विद द रूट नोड्यूल्स। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, एसेंशियल है हमारी ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ के लिए, दे कंटेन द नाइट्रोजन। ओके, लाइक कार्बन, देयर इज अ ग्लोबल साइकिल फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो। जैसे कार्बन का साइकिल है वैसे नाइट्रोजन का भी साइकिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके, अब नाइट्रोजन एटम्स जो है वो साइकिल्ड होते हैं बिटवीन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बीच में एंड बिटवीन द एटमॉस्फेयर के बीच में भी एंड द सॉइल बाय अ सीरीज ऑफ इंटरलिंक। कुछ ऐसे इंटरलिंक केमिकल चेंजेस है जो उससे कनेक्टेड है। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, यहाँ पर आपको दे रखा है द मेन स्टेजेस इन द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दे रखा है इधर। ठीक है, लाइटनिंग के जरिए वो प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाता है सॉइल नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गे इन द वर्ल्ड सीज एंड ओशियंस। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वहाँ पर एंड प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स एंड फीसिस हो गए, वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन। लॉस टू मरीन सेडिमेंट उधर भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी दे रखा है जो कि राइजोबियम है। ओके, फिर आपको यहाँ पर दे रखा है नाइट्रेट विच इज टेकन बाय द प्लांट रूट, जो कि प्लांट रूट कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, एंड दीज आर द आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो इसमें ऐड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन जो उन्हें मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद डेड ऑर्गेनिज्म एंड फीसेस, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं अमोनियम सॉल्ट में, देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, एंड हियर यू कैन सी सॉइल नाइट्रेट गेट कन्वर्ट्स इनटू द denitrifying bacteria in boggy soil. Okay, and here you can see the volcanic action which goes straight into the atmosphere only. Okay, so now here it is saying that it is clearly seen from the given figure that animals जो है वो plants को खाते हैं and other animals मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स है जो प्लांट्स को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन के लिए, फॉर मेकिंग द प्रोटीन। ओके, ताकि वो प्रोटीन बना सके। एंड ज्यादातर जो प्लांट है स्टूडेंट वो ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को दे रिक्वायर फ्रॉम द सॉइल ओनली, और सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है एज द नाइट्रेट फॉर्म। ठीक है, जो कि सोल्यूबल हो जाता है लाइक विच आर द सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड ओनली। एंड द सोल्यूबल ऑफ नाइट्रेट जो है इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रेट को फ्रॉम द एक्वेयस सॉल्यूशन से थ्रू देयर रूट। ओके, लाइक एक्वेयस सॉल्यूशन मतलब थोड़ा पानी मिला होता है, थोड़ा उसमें केमिकल भी होता है, हर एक चीज की होती है उसमें मिलावट। ओके, फिर देन नाइट्रेट जो है दे कम टू द सॉइल, वो सॉइल में आते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड विद रेन वाटर के जरिए, लाइटनिंग के जरिए। एंड इन द एटमॉस्फेयर द टाइम ऑफ लाइटनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं एंड वो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को। ठीक है, विच इन टर्न ये क्या फॉर्म करता है? नाइट्रेट फॉर्म करता है। फिर नाइट्रेट जो है ये
एंटर करता है द सॉइल फ्रॉम द डिके ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जरिए। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये भी पाए जाते हैं जो इन द सॉइल, जो कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को जो कि हवा में था किसमें, डायरेक्टली इनटू द नाइट्रेट्स। ओके, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं स्टूडेंट विच आर ऑल्सो केपेबल ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बिकॉज उनके जो रूट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे स्पेशल नोड्यूल्स होते हैं जेट कंटेन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। ओके, फिर ये जो प्लांट्स है स्टूडेंट जैसे कि लेग्यूमिनस वन, they are also known as the, these plants are leguminous and they are also known as the legumes. Okay, beans plant is an example of this one, leguminous plant. Okay, फिर यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जब सॉइल को हम यूज कर लेते हैं इन द क्रॉप प्रोडक्शन, फिर वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट, वो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर देते हैं सॉइल में। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है इन द अमोनियम नाइट्रेट विच इज मेड फ्रॉम, कहाँ से बनता है वो, अमोनिया गैस एंड नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया कि जो अमोनिया है दैट इज द चीफ सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड इट इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, ये प्रोड्यूस होता है बाय द रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है उससे वो प्रोड्यूस होता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। ओके, सो ये जो रिएक्शन है इट वाज डिस्क्राइब बाय फ्रिट्ज हैबर, कब डिस्कवर किया था उन्होंने, 1908 में। ओके, कब डिस्क्राइब किया था, 1908 में, 1908 में। एंड हु वाज लुकिंग फॉर अ वे आउट टू डू अवे विद द आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि कौन सा ऐसा दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल फिक्सेशन है नाइट्रोजन का इन द सॉइल। ठीक है, वो उन्होंने यही डिस्कवर किया था। ठीक है, सो उसके बाद आगे हमें ये बताया गया कि जो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है एज प्रपोज बाय द हार्बर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है। और आजकल स्टूडेंट हाइड्रोजन जो है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय इट्स कैटालिटिक डिकम्पोजिशन के जरिए, एंड नाइट्रोजन जो है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर थ्रू लिक्विफिकेशन ऑफ एयर के जरिए। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको नाइट्रोजन साइकिल दिया गया है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन दिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो फिक्स कर देता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को। फिर बैक्टीरिया इन टर्न जो है फिक्स करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल यहाँ पर है। ठीक है, और फिर ये जो है कहाँ पर जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो टर्न कर देते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को इनटू द गैसियस नाइट्रोजन में वापस एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर आप देख सकते हो लाइटनिंग के जरिए भी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होता है। फिर ये जो नाइट्रोजन है ये कौन अपटेक करते हैं, प्लांट्स अपटेक करते हैं, उन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। फिर वो जो एनिमल्स है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द एक्सक्रीशन या फिर डेथ के जरिए, और इससे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट हो जाता है। ओके, तो ये जो साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल ये कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट एज वी हैव रेड दिस चैप्टर लेट्स मूव इनटू द समिंग अप पॉइंट। First point is generally microorganisms are single cell, sometimes occur in chain or group of cells colony. Next one is microorganisms are found in air, water, soil, hot springs, ice caps, marshlands, deserts. Next one is microorganisms are also found inside the bodies of human, animals and plants. Next is microorganisms are classified into these groups: bacteria, fungi, protozoa, algae, viruses. Next one is some microorganisms are beneficial for us in many ways, whereas some microorganisms are harmful and causes diseases. Next is yeast is used to make bread, pastries and cake. Next one, yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Next one, the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms. Next one is student, antibiotics are used to control various plant diseases. Next is the vaccine is a solution containing the disease causing organisms in a diluted or weakened form. It may have organisms in living or even dead form. Then next is vaccination is the process of inoculation, injecting of a vaccine into a healthy person in order to develop immunity against a disease. Next one is protein present in the bodies of animals and plants are converted into ammonia by bacteria. Next is some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere and increase the fertility. Next is the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. Next one is disease-causing microorganism pathogens enter our body through the water we drink, air we breathe, and food we eat. Next one, rabies transmitted to human by the bite of animals, especially dogs infected with rabies virus. The next one is chickenpox is an acute infectious disease caused by a virus named varicella zoster. Next one is polio is caused by one of the smallest known viruses called poliovirus. Next one is cholera is caused by the Vibrio cholera bacterium. Next is tuberculosis or TB is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. Next one is typhoid is caused by the bacterium Salmonella typhi. Next is Plasmodium protozoa is a parasite and causes a disease called malaria. Next is bacteria causes disease in plants. Example citrus canker,
potato scab, leaf spot of cotton. Next is microorganisms spoil our food. Next is we preserve food by chemical method by common salt, sugar, oil and vinegar, heat and cold treatment, storage and packing. Next is the rhizobium bacterium is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants, pulses, pea, etc. Next is like carbon, there is a global cycle of nitrogen which is also known as the nitrogen cycle. Okay, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय।